हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कवर करनी है। और इस सवाल में बेसिकली हम सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट या सरप्लस फंड की यूटिलाइजेशन के वाले से कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सरप्लस फंड को हमने किस तरह से कंपनी के बेनिफिशियल वे में इन्वेस्ट करना है और अकॉर्डिंगली बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज वर्कआउट करना है। तो रीड करते इस सवाल को। कहता है, ऑन 1 जनवरी 2012 EBC कंपनी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री. The construction period is approximately 11 months and the cost is estimated to be 7,000 million. एक कंपनी है ABC लिमिटेड के नाम से 1 जनवरी 2012 पे इन्होंने एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। कंस्ट्रक्शन पीरियड 11 महीनों का है। 7,000 मिलियन यानी कि 7 बिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सपेक्टेड है। इन द ईयर द कंपनी हैड फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल. राइट शेयर सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2012 ऑफ ₹5,000 एंड द कंपनी यूजली पे डिविडेंड ऑफ 20% ईच ईयर. कहता है हमने राइट शेयर इशू करके अमाउंट रिसीव किया है 1 नवंबर 2012 पे 5,000 मिलियन, और कंपनी जो है जनरली 20% डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को. राइट शेयर्स का पैसा तो वैसे भी बोरिंग नहीं है, वो इक्विटी का पैसा है, तो इस पर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी. बैंक लोन ऑफ ₹5,000 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 15% वॉज रेज्ड ऑन 1 जनवरी 2012. 40% ऑफ द लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट हैज़ टू बी रिपेड ऑन 1 अक्टूबर 2012. 5,000 मिलियन का आपने 15% मार्कअप पे लोन लिया है 1 जनवरी 2012 पे. इस 5,000 के लोन का 40% यानी कि तकरीबन 2,000 और 5,000 के लोन पे 15% के हिसाब से 1 अक्टूबर तक जो मार्कअप बनेगा, ये अमाउंट, ये मार्कअप और 40% का लोन आपने रिपे करना है 1 अक्टूबर 2012 पे. बैंक ओवरड्राफ्ट एट द रेट ऑफ 20% विद द लिमिट ऑफ 10,000 मिलियन. Apart from this qualifying asset, average outstanding utilized amount of this facility is 1,600 million. इसके अलावा कंपनी के पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है जिसपे इंटरेस्ट 20% है और इसकी लिमिट है 10,000 मिलियन. इस 10,000 मिलियन की लिमिट के बैंक ओवरड्राफ्ट में से कंपनी ऑन एन एवरेज 1,600 मिलियन यूटिलाइज करके रखती है, यानी कंपनी अपने बाकी खर्चों में 1,600 मिलियन यूज करके रखती है. कहता है रिटर्न ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इज 8%, बट as per the company policy, surplus fund should be first invested in the utilized portion of the bank overdraft. ये बात इन्होंने हमें बता दी कि जो भी सरप्लस फंड है उसे आप 8% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि सरप्लस फंड को पहले जनरल बोरिंग के ओवरड्राफ्ट के यूटिलाइज लिमिट को रिपे करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, फिर जो सरप्लस फंड बच जाए उसे आप बिल्कुल 8% पे इन्वेस्ट कर दें. आगे कहता है द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलो. 1 जनवरी 16 पे हमने 2,000 मिलियन की पेमेंट की, 1 अप्रैल 16 पे हमने 3,000 की पेमेंट की और 1 अक्टूबर 16 पे हमने 2,000 की पेमेंट की. रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज इन द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2012 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 23 बोरिंग कॉस्ट. तो 1 जनवरी 2012 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई. 11 महीनों की कंस्ट्रक्शन है, यानी कि 30 नवंबर पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी. इक्विटी का पैसा है, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा है और जनरल बोरिंग का पैसा है, और हमारे पास एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स अवेलेबल है. तो सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं. ये हमने 12 महीनों का एक टाइमलाइन बना लिया 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक. अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2012 पे और 11 महीनों के बाद 30 नवंबर 2012 पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि दिसंबर के महीने में कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी. अब सबसे पहले हम फंड्स को प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में था कि हमारे पास राइट शेयर्स का पैसा आया 1 नवंबर पे 5,000 मिलियन. तो हमारे पास राइट शेयर्स 5,000 मिलियन हमारे पास राइट शेयर से आए 1 नवंबर 2012 पे. फिर हमारे पास 5,000 का बैंक लोन आया 15% मार्कअप पे 1 जनवरी 12 पे. तो हमारे पास एक बैंक लोन 5,000 का, और ये बैंक लोन लिया गया है 15% 1 जनवरी 12 पे. तो 1 जनवरी 12 पे हमने 5,000 प्लॉट कर दिए. अच्छा, लेकिन फिर आगे कहता है इसी पॉइंट में कि 40% ऑफ द लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट हैज टू बी रिपेड ऑन 1 अक्टूबर. तो 5,000 का 40% अगर आप करेंगे तो ये 2,000 आएगा. अब 1 अक्टूबर पे यानी कि यहाँ पे आपने 2,000 रुपये लोन का रिपे करना है. आपने 2,000 रुपये लोन का रिपे करना है. तो ये तो आ गया हमारे पास लोन रिपेमेंट. और जो भी हमारा लोन था ओरिजिनली 5,000, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा?
सर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय कितने महीनों के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 महीनों का इंटरेस्ट 5,000 पे, तो 5,000 इंटू 15% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा आपके पास 562.5। तो 1 अक्टूबर पे हमने 5,000 के लोन में से 40% लोन यानी कि 2,000 का लोन रिपे करना है और 5,000 के लोन पे 562.5 का इंटरेस्ट पे करना है। फिर हमारे पास तीसरा तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 20% पे 10,000 की लिमिट, 1,600 यूटिलाइज लिमिट। अब हम एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं। सर सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंडिचर्स को देखूं कि हमने किस किस दिन ये एक्सपेंडिचर्स पे किए, तो इन्होंने कहा है कि पहली पेमेंट आपने 2,000 की है 1 जनवरी 16 पे, तो 2,000 की पेमेंट तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमने 1 अप्रैल पे 3,000 की पेमेंट की है, तो 1 अप्रैल पे हमारे पास 3,000 की पेमेंट आ जाएगी। और फिर हमने 2,000 की पेमेंट की है 1 अक्टूबर पे, तो 2,000 की पेमेंट हमारे पास 1 अक्टूबर पे आ जाएगी। सर ये हमने राइट शेयर्स के पैसों को प्लॉट किया, ये हमने स्पेसिफिक बोरिंग के इनफ्लोस और स्पेसिफिक बोरिंग के आउटफ्लोस को प्लॉट किया, और ये हमने एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट कर दिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस फंड। देखिए डे 1 पे आपके पास बैंक लोन के 5,000 आए, जिसमें से आपने 2,000 पे कर दिए, तो आपके पास सरप्लस फंड कितने रह गए? 3,000। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद आपने फर्दर 3,000 की पेमेंट करनी है। जब आपने फर्दर 3,000 की पेमेंट करनी है तो आपके पास सरप्लस फंड 0 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीनों के बाद आपने 2,000 का स्पेसिफिक बोरिंग का लोन रिपे करना है, 562 का स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करना है और 2,000 रुपये का एक्सपेंडिचर भी करना है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सरप्लस फंड तो कुछ नहीं है, हमें जनरल बोरिंग से पैसे लेने पड़ेंगे। और जनरल बोरिंग से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? सर हमें जनरल बोरिंग से लेने पड़ेंगे 4,562.5 4,562.5 ये पैसा हम जनरल बोरिंग से उठाएंगे। फिर 1 महीने बाद ही हमारे पास 5,000 राइट शेयर्स के आ गए। जब 1 महीने बाद ही हमारे पास 5,000 राइट शेयर्स का आ गए, तो हमने जो जनरल बोरिंग से पैसा लिया हुआ था ये पैसा हमारा अब 0 हो जाएगा। और इक्विटी का राइट शेयर्स का पैसा जो है वो इक्विटी का पैसा है, तो इक्विटी के पैसे पे हम इन्वेस्ट कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते, तो इक्विटी के पैसों पे इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगी, तो सरप्लस फंड फॉर द टाइम बीइंग मैं 0 लिख देता हूँ। तो ये हमने पूरा टाइमलाइन बना लिया। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक बोरिंग है, इस स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट है 15%। स्पेसिफिक बोरिंग के अगेंस्ट जो हमारे पास सरप्लस फंड के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल है, उस पर कितना रिटर्न है? सर 8%। तो जो भी हमारे पास सरप्लस फंड होगा उसे हम 8% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर हमारे पास जनरल बोरिंग पे 20% का इंटरेस्ट है, जनरल बोरिंग की लिमिट है 10,000 और इस 10,000 की लिमिट में से ऑलरेडी कुछ अमाउंट या कुछ लिमिट हमने यूटिलाइज की हुई है। कितनी? सर 10,000 में से हमने 1,600 ऑलरेडी यूटिलाइज किया हुआ है, ये कंपनी के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमारे पास जो भी सरप्लस फंड आएगा ना, उसे हम डायरेक्ट 8% पे इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, पहले हम उससे जनरल बोरिंग की जो यूटिलाइज लिमिट है उसे रिपे करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगर ये पे हो जाता है तो फिर हम सरप्लस फंड को बिल्कुल इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास सरप्लस फंड सिर्फ एक ही टाइम पे अराइज हो रहा है 3,000 का। तो अब इस 3,000 को मैं यूज़ कैसे करूँगा कि पहले मैं रिपे करूँगा जनरल बोरिंग को। अच्छा, जनरल बोरिंग की यूटिलाइज लिमिट कितनी है? 1,600। तो यानी कि 3,000 में से 1,600 तो आपकी जनरल बोरिंग को रिपे करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो आपने कंपनी के दूसरे कामों के लिए की हुई है। और फिर बाकी का जो अमाउंट आ रहा है उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे। कितना आ रहा है बाकी का अमाउंट? सर 1,400। तो 3,000 में से 1,600 जनरल बोरिंग रिपेमेंट के लिए और 1,400 इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 1,600 पे हमारा इंटरेस्ट है वो होगा 20% से, और 1,400 पे जो हमें इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो आएगी 8% से। तो ये मैंने सारा टाइमलाइन, सारे नंबर्स, सारे इनफ्लोस आउटफ्लोस को अपनी टाइमलाइन में प्रॉपर्ली प्लॉट कर दिया है। वंस आपने टाइमलाइन प्रॉपर्ली बना ली, आप सवाल आपका मोर देन 50% सॉल्व हो गया, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम आते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड पे। सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। देखिए स्पेसिफिक बोरिंग का 5,000 का अमाउंट था जो कि डे 1 पे लिया गया था,
और 5,000 के अमाउंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 15% से 9 महीने का मार्कअप चार्ज हुआ है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12। फिर हमने 1 अक्टूबर पे इस 5,000 का 40% यानी कि 2,000 रिपे कर दिया। तो हमारा लोन कितना रह गया सर? 5,000 में से जब 2,000 रिपे कर दिया तो अब लोन कितना रह गया? 3,000। तो 3,000 पे हमारे 15% का मार्कअप चार्ज होगा। अच्छा, कितने महीनों के लिए सर? यहाँ पे आपने 5,000 में से 2,000 रिपे किए तो यहाँ 3,000 रह गए, और वो 1 और 2 महीनों के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड एंड हो गया है। तो 3,000 पे हम 15% सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड। अब पूरी टाइमलाइन में सरप्लस फंड सिर्फ हमारे पास शुरू में ही अराइज हो रहा था 3,000 का। इसे हमने इन्वेस्ट किस तरह से करना है कि 1,600 की जनरल बोरिंग जो कि ऑलरेडी यूटिलाइज लिमिट है उसको रिपे करना है। तो 20% से इंटरेस्ट सेव होगा, यानी कि 1,600 की अमाउंट पे 20% से सेविंग आएगी, और बाकी की जो 1,400 है इसे हम सरप्लस फंड को 8% पे इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छा, कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है सर? इन्वेस्टमेंट हो रही है 1, 2 और 3, क्योंकि 3 महीने बाद आप 3,000 की पेमेंट करोगे तो सरप्लस फंड 0 हो जाएगा। तो ये जो सरप्लस फंड पे इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट होगी ये सिर्फ 3 महीनों की कैलकुलेट होगी। और फिर इसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। देखिए, डे 1 पे आपके पास 3,000 का सरप्लस फंड था, 3 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, 3,000 की पेमेंट की, सरप्लस फंड 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ना कोई जनरल बोरिंग लेनी है ना कोई सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट है। फिर आपने यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट करनी थी, तो आपने ये वाला पैसा जनरल बोरिंग से लिया। कितना पैसा लिया? 4,562। कितने अरसे के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद हमारे पास राइट शेयर्स का पैसा आ गया। तो 1 महीने बाद जब राइट शेयर्स का पैसा आ गया तो जनरल बोरिंग हम रिपे कर देंगे। तो 4562.5 मल्टीप्लाई बाय 20%। यहाँ पे एक ही जनरल बोरिंग है तो आपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि एक ही जनरल बोरिंग है तो जो उसका इंटरेस्ट रेट है वही जनरल बोरिंग का रेट है, और इसे हमने 1 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हमने सारी इक्वेशन यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इनको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 562.5, ये बनेगा 75, ये बनेगा 80, ये बनेगा 28 और ये बनेगा 76.04। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगी, दैट इज 605.54। ये आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को, आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।